जब बच्चा मोशन करता है तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे होते हैं, वाटर भी लॉस हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। एक चीज़ ऐसी है जो आपने स्टार्ट में भी मेंशन किया था, जो आप विदाउट कंसल्टेशन भी शुरू कर सकते हैं, एंड दैट इज ORS। बार बार डायरिया के एपिसोड्स होने से क्या बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है? आपने इस सारे कोर्स में ORS को मेन रखना है। जब बच्चा स्पेशली एक एपिसोड लूज मोशन का करे, उसके बाद उससे रिप्लेस करें। कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या फ्रूट चाट और गोलगप्पे जिस तरह की जो डिशेस हैं तो वो खा सकते हैं? आपका दिल करता ही है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करने को, तो देखें, एक तो आपके सामने बनाना चाहिए, पानी बॉयल इस्तेमाल होना चाहिए। We have other funny myths as well with us। नजर लग गई, क्या इसकी वजह से भी डायरिया होता है? बास्केट होता है कि आपने सब दवाइयां छोड़ देनी है जी, ये दम है, इससे सही हो जाए। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, वो आपने नहीं होने देनी। दम करवाएं, 100 दफा करवाएं। जो इशू है हमारी सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन का, तो उसके अंदर फ्लैजेला जिस तरह की लोगों को बहुत पता है कि ये वाली दवाई इस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सेल्फ मेडिकेशन ये इंतहाई खतरनाक चीज है। अब देखें क्या होता है, अब फ्लैजेल और ये चीजें देने से क्या नुकसान होता है। क्या होता है कि हमारी खुराक की जो नाली है, इसके अंदर ऐसे भी गुड बैक्टीरिया हैं जो ऐसी चीजें पैदा करते हैं जो गट की प्रोटेक्शन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट इन FM सेहत ज़िंदगी 103.8। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़िनिया शाह, और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी डिज़ीज़ के बारे में जो कि इज़ समवट टेकन लाइटली इन अडल्ट्स। और जब वो डिज़ीज़ बच्चों में जो है वो सामने आती है तो पेरेंट्स स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा दे गेट वरीड, और देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि फिर दे राइज, एंड ऑल्सो इसमें बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट का जो और कॉम्प्रोमाइज़ का जो एलिमेंट है वो भी एडेड होता है, एंड डिज़ीज़ इज़ डायरिया। Today we have with us an expert, that is Dr. Wasim, who is a child specialist, and we're going to dive into the problem of diarrhea और सारी के सारे insightful factors, और insightful factors के साथ साथ we're also going to try bust some myths. So welcome Dr. साहब। Thank you. And आज, as you know, the topic is diarrhea. तो let's start with a very brief introduction about what it is, और इसके stats especially हमारे area और region से related अगर वो बताना चाहें तो क्या है? अच्छा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो टॉपिक चूज़ किया है ये बेसिकली इस सीज़न में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि हर दूसरा बच्चा हमारे पास यूजुअली जब हम आउटडोर में पेशेंट देख रहे होते हैं, तो इसमें अगर मैं सपोज 10 पेशेंट देख रहा हूँ तो आउट ऑफ 10, 8, 9 पेशेंट इसी चीज़ के आते हैं। इस सीज़न में ज़्यादा प्रेवलेंट होता है। डायरिया बेसिकली क्या है, नॉर्मल जो रूटीन होती है उससे लूज मोशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाना, और जो या अमाउंट में ज़्यादा हो जाना, इससे क्या होता है कि यूजुअली फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है। तो इस सीज़न में ये रिलेटिवली रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स बेस्ट टॉपिक जिसको डिस्कस करना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के मानसून के सीजन में दिस इज समथिंग जो ज़्यादा होता है। ऐसी कोई 3 प्राइमरी इसकी कॉजेज या वजूहात अगर आप बता सकेंगे इन वजहों से? ये वैसे जो मेन रीज़न होती हैं बच्चों के अंदर लूज मोशन यानी डायरिया की, उसमें सबसे पहले एक जो ज़्यादा काज है वो वायरल है, वो रोटा वायरस है। आमतौर पे जो छोटे बच्चे स्पेशली अंडर 5 इयर्स और स्पेशली 2 इयर्स से नीचे जो बच्चे हैं, उनमें 40% जो डायरिया हो रहा होता है वो रोटा वायरस की वजह से हो रहा होता है। और इसके अलावा और भी वायरसेस हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, और इसके अलावा पैरासाइट्स की इन्फेक्शन भी हो सकती है। अब ये इस मौसम में क्यों ज़्यादा होती है, इसकी रीज़न ये है कि ये वाले सारे जो जर्म्स होते हैं जो इस सीज़न के अंदर उनकी ग्रोथ, थोड़ा सा टेम्परेचर उनको फेवर करता है। सो यूजुअली वो ग्रो ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए जो आपके वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फिर आप जो पानी का क्योंकि इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, और थोड़ा फिर इस वजह से ये इनकी ग्रोथ भी इसमें ज़्यादा होती है। सो चीज़ों को हैंडल करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो दैट्स वाई इनकी ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम भी ज़्यादा आ जाती है। सो इज़ दिस ओनली बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस, या फिर इसकी कोई और वजूहात भी हैं कि मतलब अगर डाइटरी इनटेक में कोई इम्बैलेंस आ गया? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा क्या होता है कि कई बच्चों में ना क्रोनिक प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, कई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम कहें कई बच्चों के अंदर ऐसा होता है कि जिनयाती तौर पे मतलब अगर जेनेटिकली ही कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं कि दूध को हजम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, जैसे जिसमें हम लैक्टोज इंटॉलरेंस का नाम लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बड़े डिसऑर्डर हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसी तरह पेट के और बहुत से मसाइल हैं जिनमें ये प्रॉब्लम हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा होता है बाज़ औक़ात कई ड्रग्स कोई मतलब मेडिसिन, यूजुअली आपने देखा होगा कि बच्चे कोई मेडिसिन लेते हैं, कुछ मेडिसिन से बच्चों को डायरिया हो जाता है, और इसके अलावा कुछ फूड की टॉक्सिसिटी की वजह से हो जाता है। आजकल इस मौसम में क्योंकि खाना जो अगर कहीं स्टोर किया हुआ है तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से भी यूजुअली डायरिया होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक हो गया। एंड ऑल्सो हम बात करते हैं कि ऑफ कोर्स डायरिया के दौरान जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है, राइट? तो उसकी वजह जो है या पानी का इतना ज़्यादा रिलीज होना कैन इट ऑल्सो बिकम अ रीज़न फॉर फर्टिलिटी? अच्छा, आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त आपने ये बात की है, क्योंकि ये कन्वे करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो अगर कोई हम जो डायरिया की ना टाइप्स हैं, जिसके अंदर मैंने जो फर्स्ट 3 रीज़न बताई, दैट इज़ बेसिकली इन्फेक्टिव डायरिया। इन्फेक्शन जो है, जर्म्स होते हैं वो यूजुअली डोंट किल इन द डायरिया, बेसिकली व्हाट किल्स इन द डायरिया दैट इज़ डिहाइड्रेशन। Right. असल में क्या होता है कि जब बच्चा मोशन करता है तो उसमें क्या होता है कि यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे होते हैं, वाटर भी लॉस हो रहा होता है, तो उसके रिजल्ट में बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी का मेजर कंटेंट ही वाटर है, तो अगर वो चीज़ वो डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो मेजर किलर बेसिकली डायरिया के अंदर डिहाइड्रेशन है, और इसी को करेक्ट करना होता है। अदरवाइज इन सारे जर्म्स का, इन चीज़ों का एक अपना कोर्स है 4 to 5 डेज, उसके बाद ये रिकवरी की तरफ आ जाते हैं। जो आपको करना होता है वो ये है कि इस डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करना। सही हो गया। एंड ऑल्सो हमारे यहाँ पे सोसाइटी का अलमिया, लाइक आई थिंक हर जगह पे ही है मोस्टली, कि इस तरह की चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ बहुत जल्दी हम कर लेते हैं। मतलब हमें कोई हेल्थ इशू हो रहा होता है तो अगर हम देखते हैं कि अच्छा इस चीज़ को कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद खुद ही ठीक हो जाएगी चीज़ एंड ऑल दैट, तो हम बहुत से सिम्टम्स को जो है वो ऐसे निगलेक्ट करते हैं, आदतन करते हैं। तो ऐसा कौन सा सिम्टम है कि जहाँ पे इंसान को जो है वो करना हो जाना चाहिए, नहीं लेकिन अब जो है वो मैं वेट नहीं कर सकता 2-3 दिन और अब मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है? अच्छा, आपके इस क्वेश्चन के ना तवसल से मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, वो ये कि जब कभी डायरिया या इस तरह की चीज़ स्टार्ट हो जाए, एक चीज़ ऐसी है जो आपने स्टार्ट में भी मेंशन किया था, जो आप विदाउट कंसल्टेशन भी शुरू कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ORS। देखिए, मैंने आपको मेंशन किया है कि बेसिकली इसमें जो चीज़ फेटल होती है वो होता है डिहाइड्रेशन। तो ORS तो आप फौरन ही इस्तेमाल करें जब ये कंप्लेन शुरू हो जाए, जस्ट व्हेन यू नो गेट दिस स्टार्टेड। जी, क्योंकि ये बेसिकली रिप्लेसमेंट है। आमतौर पे एक और चीज़ ये होती है कि आमतौर पे लोग पानी यूज़ करना शुरू कर दें। पानी अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है कि देखिए बॉडी के अंदर से जब इलेक्ट्रोलाइट जा रहे हैं, वाटर जा रहा है, तो आप उसको सिर्फ वाटर से रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाएगी, वाटर इंटॉक्सिसिटी हो जाएगी, और इससे बहुत ख़तरनाक रिजल्ट निकल सकते हैं। बच्चों को इंट्रैक्टेबल वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है जो रुकती नहीं है, तो वो इस चीज़ को फर्दर रिवर्स कर देती है। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक चीज़ तो ये शुरू कर दें। दूसरा, इस सिचुएशन में आपने पूछा कि क्या चीज़ें होती हैं जिसको आप चुकन्ना हो जाना चाहिए। देखें, एक चीज़ तो ये है कि प्राइम हमारा मैसेज ये है कि डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी, और उसके लिए आपने ORS देना है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कौन से साइन आने शुरू हो जाएं जिस पे आप परेशान हो जाते हैं, उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चों के रेफरेंस से बात करें, बच्चों में यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, बच्चे ढीले पड़ जाते हैं, बच्चे जो सबसे डेंजर साइन है इसमें वो ये होते हैं कि बच्चा ऑरल लेना ही बंद कर देता है, लिथार्जिक पड़ जाता है, स्किन पिंच होती है, अगर वो हम उसको खींचते हैं तो वो बड़ी स्लो वापस जाना शुरू हो जाती है, बच्चे का एनर्जी लेवल लो हो जाता है। सो दीज आर द डेंजर साइन। और अगर ये चीज़ें शुरू हो जाती है या बच्चा कोई चीज़ टॉलरेट नहीं कर रहा, जो ले रहा है वोमिट कर रहा है, तो देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इन जनरल, क्योंकि डिहाइड्रेशन इटसेल्फ इस साइड पे लेकर आ सकती है इंसान को, तो उसके जो है बिल्कुल स्टार्टिंग सिम्टम्स तो क्या हो सकते हैं, किस तरह पता चल सकता है कि बच्चा डिहाइड्रेशन की तरफ बढ़ रहा है? अच्छा, इनिशियल सिम्टम क्या होते हैं कि जाहिर बात है बॉडी से लॉस हुआ है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। स्टार्ट में इसके ना मुख्तलिफ लेवल हैं। स्टार्ट में हम नो डिहाइड्रेशन कहते हैं, कुछ साइन हैं जिससे हम
कैटेगराइज करते हैं, नोज डिहाइड्रेशन है, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन है। अब क्या होता है कि इसको हम कैटेगराइज किस बेस पे करते हैं, जैसे मैंने मेंशन किया कि बच्चों की बात का, अगर छोटे बच्चों की बात करते हैं, यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, स्किन का पिंच जो है वो स्लो हो जाता है, बच्चों की म्यूकोजा हो जाते हैं, लिप्स ड्राई हो जाते हैं, आंखें अंदर चली जाती हैं, और अगर बहुत छोटे बच्चों की बात करें तो सर के ऊपर एक सॉफ्ट एरिया होता है, वो डिप्रेस हो जाता है। सो दीज आर द साइन के बच्चे की डिप्रेशन। तो इस हालत में तो फौरन आपको डॉक्टर से राब्ता करना है। मीनवाइल ORS जो है वो आपने देते रहना। एंड इन केसेस के, क्योंकि ये भी रिपोर्ट हुआ है कि ORS देने से साथ ही जो है वो वॉमिट हो गई, तो उस केस में क्या होता है? अच्छा, क्या होता है कि ORS इसमें सबसे मेन वाइटल रोल है ORS का। तो ORS ही अगर बच्चा टॉलरेट नहीं कर रहा तो ये एक वाकई कंसर्निंग पॉइंट होता है। तो उसमें क्या करना होता है, क्योंकि कई बच्चों को टेस्ट पसंद नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस वक्त बच्चे की कंडीशन भी ऐसी होती है और पेरेंट्स फोर्सफुली दे रहे होते हैं, तो वो रेजिस्ट कर रहा होता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होता है कि आप इवन के जैसे कोई मेडिसिन दे रहे होते हैं, आप 1-2 मिनट के बाद एक स्पून दे दें, 1-2 मिनट के बाद एक स्पून देते हैं, तो इससे एक अच्छी भली अमाउंट रिप्लेस हो जाती है डायरिया के बाद। हाँ, स्टिल अगर इसके बाद भी बच्चा वोमिट कर रहा है तो देन यू हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, बिकॉज इसमें क्या होता है कि फिर आपको रिप्लेस करना है, अदरवाइज बॉडी के ऑर्गन अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो देन हो सकता है कि आपको IV फ्लूइड की जरूरत पड़ जाए। ठीक हो गया, देन ड्रिप्स आर जी एग्जैक्टली द लास्ट थिंग। ठीक, और कितने टाइम पीरियड के लिए, अगर घर में ही पेरेंट्स ही इसको देख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, तो कितने टाइम पीरियड के लिए ORS को देते रहना चाहिए? अच्छा, ORS जो है ना वो स्टार्ट से शुरू होता है, और अगर बच्चा एक्टिव है, बच्चा ओरल ले रहा है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन के स्टेजेस हैं, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बच्चा ज़्यादा मांगता है, ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट होती है और वो ORS बार बार ले रहा होता है। अच्छा, अगली स्टेज के अंदर थोड़ा वो कम हो जाए तो थर्ड में तो बिल्कुल लेथार्जिक पड़ जाता है और बिल्कुल लेता ही नहीं है। तो ORS अगर बच्चा एक्टिव है, चाहे स्टूल की फ्रीक्वेंसी जितनी मर्जी है, अब स्टार्ट में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी कम होती है, फिर इंक्रीज होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका अपना कोर्स है, एंड देन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाती है। तो आपने इस सारे कोर्स में ORS को मेन रखना है। जब बच्चा स्पेशली एक एपिसोड लूज मोशन का करे, उसके बाद उससे रिप्लेस करें। हाँ, और जब जैसे ही बच्चे का डायरिया रुक जाता है, आफ्टर 24 आवर तक आप ORS देते रहें। ORS को एंड तक देना होता है जब तक, क्योंकि ये कंटिन्यूस बेसिकली रिप्लेसमेंट है व्हाट इज गोइंग टू बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, ठीक हो गया। और ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जितने भी टाइम में बच्चा जो है वो वापस अपने क्योर्ड वर्जन की तरफ आ रहा है, तो उसमें उसको खाने पीने के में कोई चेंजेस, डाइटरी चेंजेस देने चाहिए? मतलब दूध बंद कर दें उसको देना, या खाना अगर खा रहा है, इफ द पर्सन इज गेटिंग ये अपना सॉलिड फूड पे है, तो क्या उसको रोक देना चाहिए? अच्छा, ये बहुत बड़ी मिथ है, आमतौर पे पेरेंट्स ये समझते हैं, और कई मैंने पेरेंट्स से सुना भी है कि जी हम सारा कुछ रोक दिया है, दूध रोक दिया है, बाकी चीज़ें रोक दी हैं। जो कुछ ऐसी टाइप्स ऑफ फूड हैं जो नॉर्मली हम खाना रोकते नहीं है। कुछ फूड हैं जैसे फॉर एग्जांपल फ्राइड आइटम्स हैं, सही, या जूस हैं जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो डायरिया को थोड़ा सा वर्स करते हैं। या बच्चे ऐसे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उनमें हम थोड़ा सा 2 वीक्स के लिए जो है दूध वगैरह ये चीज़ें रोकते हैं। हाँ, बाकी जो नॉर्मल खाना होता है हम उसको बिल्कुल नहीं रोकते, बल्कि इसमें वो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आपकी खुराक की जो नाली है उसके अंदर सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए, और उसमें अगर आप रोक देंगे तो वो तो वर्स हो जाएगा। सो चीज़ें रोकनी नहीं है। जो मैंने आपको मेंशन की हैं कुछ चीज़ें, वो बिल्कुल आप रोक सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा देनी है, जैसे दही, केला, खिचड़ी। दही वगैरह इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं, और केला वगैरह जिसके अंदर पोटेशियम होता है, जो बॉडी से डायरिया के दौरान बहुत ज्यादा लॉस होता है, तो वो उसको रिप्लेस करता है। और खिचड़ी वगैरह एक क्योंकि एसेंशियल उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो वो रोकते यूजुअली हम इस तरह की चीज़ें नहीं। एंड व्हाट अबाउट फार्मूला मिल्क? फार्मूला मिल्क में यह है कि अगर एक बच्चा ऑलरेडी फार्मूला मिल्क पे है ड्यू टू सम रीज़न, यूजुअली हम ब्रेस्ट फीडिंग को ही प्रमोट करते हैं। अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड है तो हम मदर को कहते हैं आप नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा करवाएं,
ठीक है। हाँ, ऑलरेडी अगर कोई ब्रेस्ट उस पे फार्मूला फीड पे है तो उसको फिर उसको कंटिन्यू करना होता है। हाँ, आमतौर पे एक ये होता है कि मिथ ये होती है कि जी उसको पेरेंट्स ओवर डाइल्यूट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये नहीं करना होता। जिस डाइल्यूशन में नॉर्मली रिकमेंडेड होता है उसी में देना होता है और उसको आपने डाइल्यूट नहीं करना होता उससे। अदरवाइज क्योंकि एक तो वैसे बॉडी से लॉस हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट का, न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब नहीं हो रही, अगर फर्दर आप उसको डाइल्यूट कर देंगे तो वो चीज़ें और मजीद वर्स हो जाएंगी। सो एक चीज़ इसका ख्याल रखना होता है। हाँ, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दूध से इशू हो रहा है तो देन उसको रिप्लेस किया जा सकता है फॉर 2 वीक्स। वो डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद करना होता है। वो उसको लैक्टोज फ्री फार्मूला से रिप्लेस कर देते होते हैं, लेटर ऑन उसको री इंट्रोड्यूस करवा दिया दोबारा से। सही हो गया। और एक जो इशू है हमारी सोसाइटी में सेल्फ मेडिकेशन का, तो उसके अंदर फ्लैजेला जिस तरह की लोगों को बहुत पता है कि ये वाली दवाई इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है, हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, जब हम पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जब वो डायरिया के रिलेटेड बताते हैं तो फिर हम पूछते हैं इसके लिए कुछ क्या इस्तेमाल किया। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ओआरएस इस्तेमाल करे होंगे, और जो करना भी चाहिए इवन विदाउट कंसल्टेशन विद द डॉक्टर। तो क्या पता चलता है सर हम फ्लैजल दे आए हैं, इंटेमिजोल दे आए हैं, फलानी चीज़ दे आए। अच्छा, ओआरएस और जिंक के अलावा सारी जो 2 चीज़ें देनी होती हैं उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दे होते हैं। ये सेल्फ मेडिकेशन ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। अब देखें क्या होता है, अब फ्लैजल और ये चीज़ें देने से क्या नुकसान होता है। क्या होता है कि हमारी खुराक की जो नाली है इसके अंदर ऐसे भी गुड बैक्टीरिया हैं जो ऐसी चीजें पैदा करते हैं जो गट की प्रोटेक्शन करते हैं। अब जब ये एंटीबायोटिक्स आप देते हैं तो वो नॉर्मल उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, ठीक है। तो उससे बजाय फायदा होने के उल्टा क्या होता है। अब सबसे बड़ी एक अलमिया ये है कि जब आप ये चीज इस्तेमाल करते हैं, एक एंटीबायोटिक है, तो उससे रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है और वो रेजिस्टेंस आपके उस पूरी कम्युनिटी में अल्टीमेटली आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर और मैं समझता हूँ कि गुनाह है। राइट, ऑफ कोर्स दैट इज, और ये बहुत ही ज़्यादा इस पे केयरफुल होने की ज़रूरत है सबको। व्हेन वी टॉक अबाउट मेडिसिन्स देमसेल्व्स, और डॉक्टर्स जब मेडिसिन दे रहे होते हैं तो मेडिसिन्स की खुद कई जनरेशंस हैं, राइट। तो हाउ गुड इज़ इट कि आप जो है वो 4th जनरेशन पे चले जाएं या फिर किसी हायर जनरेशन ऑफ मेडिसिन को जो है वो प्रिस्क्राइब कर दें जस्ट इसलिए कि रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। अच्छा, पहले नंबर पे तो डायरिया में ना यूजुअली एंटीबायोटिक्स का कोई खास रोल नहीं होता अनटिल के वो इन्फेक्टिव डायरिया है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि डायरिया में जैसे इन्फेक्टिव डायरिया में क्या होता है, पेशेंट को, बच्चे को बुखार हो रहा होता है, जो स्टूल है उसमें म्यूकस आ रहा होता है, स्मेली स्टूल होते हैं और बहुत का ब्लड भी आ रहा होता है। अच्छा, जिसको हम यूजुअली डायसेंट्री कहते हैं। ये वो होते हैं जो जिनमें जो इन्फेक्टिव डायरिया होता है जिसमें एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी होती है, और व्हाटएवर ये स्टिल आप खुद नहीं कर सकते, ये डॉक्टर ने ही करना है। और डॉक्टर अगर क्वालिफाइड डॉक्टर है तो ही विल नेवर प्रिस्क्राइब एनीथिंग व्हिच इज डेंजरस टू द हेल्थ। तो वो फिर क्या होगा कि आपने वो फिर अकॉर्डिंगली, मतलब उसमें भी एंटीबायोटिक कौन सी है वो डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इंडिकेशन है, फिर उसके मुताबिक दी जाती है। अब ये तो सवाल बात का है कि कौन सी जनरेशन यूज हो रही है, तो ये तो मतलब दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन वो डॉक्टर डिसाइड करे। सही हो क्या। और आपने एक और चीज का जो है वो मेंशन किया था, जिंक का, जिंक की गोलियों का, उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है वो बताइए। अच्छा, क्या होता है कि बेसिकली जिंक बहुत इम्पोर्टेंट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ऐसा इसमें क्या होता है कि जिंक के रोल क्या है हमारी, यूजुअली जब डायरिया होता है तो क्या होता है कि नॉर्मली भी क्या होता है, खुराक की जो नाली होती है उसके अंदर वाले सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ हो रहे होते हैं, नीचे से न्यू बन रहे होते हैं, ये नॉर्मल एक चीज़ चल रहा होता है। अच्छा, डायरिया के अंदर क्या होता है कि वो स्पीड थोड़ी सी रैपिड हो जाती है और नीचे से रीजनरेशन का टाइम थोड़ा सा कम मिल रहा होता है। तो इसमें जो जिंक है एक तो वो काम करता है, उनमें उसका बड़ा रोल है, ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। और यूजुअली जिंक जो है इसका कोर्स हम 10 to 14 डेज का करवाते हैं, इवन डायरिया सेटल भी हो जाए। वो क्या करता है कि वो नेक्स्ट 2-3 जो मंथ है उसके अंदर नेक्स्ट एपिसोड्स को से भी सेव करता है, मतलब प्रिवेंटिव। जी, तो हम यूजुअली जब प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, वो यूजुअली वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जी इसको मेडिसिन 2-3 दिन की दें और दैट्स इट।
ठीक है, लेकिन ये साथ मेंशन किया जाता है, अच्छा इसको मेडिसिन नहीं समझना, इट इज अ सप्लीमेंट, सो देन उनके लिए जरा इसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। तो ये एक तरह का सप्लीमेंट ही है जो नेक्स्ट भी प्रिवेंट करता है और अभी की ड्यूरेशन को भी कम करता है। सो दैट्स इट। तो आपने बात की माइक्रोबैक्टीरियम की, जो कि हमारा गट का अपना जो है वो माइक्रोबायोटा या फ्लोरा होता है, तो उसके लिए अगर इस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रोबायोटिक्स को एज अ सप्लीमेंट देते हैं तो उसका फायदा होगा कि नुकसान हो जाएगा? अच्छा क्या है, प्रोबायोटिक्स यूजली दी जाती हैं साथ। अच्छा इनका उस तरह रोल नहीं है जिस तरह ORS और जिंक है। प्रोबायोटिक्स बेसिकली क्या है कि बॉडी को में नॉर्मली भी जो माइक्रोबायोटा है वो पैदा करता है। अच्छा ये ड्यूरेशन को यूजली 1 to 2 days शॉर्ट कर सकता है डायरिया के। अच्छा इसके लिए क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट में भी ज़्यादा होते हैं, फैंसी ड्रग्स भी और यूज़ भी कर रहे होते हैं, समहाउ थोड़ा बहुत फ़ायदा भी है, तो क्यों ना इसको एक नेचुरल रिसोर्स से ले लिया जाए। हमारे पास योगर्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, नेचुरल है आपके पास, आप यूज़ करें। न्यूट्रिशन के हवाले से भी एक चीज़ पूरी होती रहेगी और माइक्रो जो आपके पास प्रोबायोटिक है वो भी इसके अंदर है। सो मेरा ख्याल है कि उसको प्रेफर करते हैं। राइट एंड अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्योंकि इसमें जो है जिंक की आपने मेंशन किया और वो अगले 2-3 महीनों तक प्रिवेंट करवाता है। तो ओवरऑल वैसे ही जनरली अगर प्रिवेंट करनी हो डायरिया की तरह की कोई चीज़, तो क्या मतलब आपका तौर तरीके होने चाहिए या आपकी डेली रूटीन में कोई ऐसे चेंजेस लेकर आने चाहिए इंसान को? सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? अच्छा ये इसमें ना 4-5 चीज़ें हैं, क्योंकि सीज़न शुरू हो रहा है, तो इस चैनल और आपके तवसल से कि मैं बताना चाहूँगा कि आप 50% तक इन एपिसोड्स को, इन कंप्लेन को कम कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं। सबसे पहले तो जी मैंने आपको बताया कि 40% तक आमतौर पे डायरिया जो होता है अंडर 5 टू स्पेशली 2 years के, वो रोटा वायरस की वजह से होता है, और रोटा वायरस की वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री करती है। सो बच्चे आपको अपने EPI शेड्यूल जो होता है उसको फॉलो करना होता है, उसमें रोटा वायरस की वैक्सीन होती है। तो एक तो वो आप अगर आपने करवा लिया तो 90% चांसेस है कि वो नहीं होगा। सही, एक तो ये बात होगी। अच्छा दूसरा ये है कि अगर आपने ये कर लिया हुआ तो नेक्स्ट आपके स्टेप्स क्या होते हैं कि बच्चों की ट्रेनिंग करवाएं हैंड वॉश की। हैंड वॉश के प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए, और टॉयलेट से पहले, टॉयलेट के बाद, ठीक है। एक तो ये बात। अच्छा एक अहम चीज़ है, आमतौर पे आजकल हमारे यहाँ इवन के हर घर में वो फिल्टर वाला पानी आता है, मुख्तलिफ प्लांट्स लगे हुए हैं। अच्छा वो एक तो उनकी फिल्टर्स की जो होती है उनकी क्रेडिबिलिटी पे हमेशा डाउट रहता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इवन अगर उन्होंने सही फिल्टर लगाए भी हुए हैं तो कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फिल्टर नहीं होते। सो द बेस्ट मेथड इज कि आप सुबह उठे, जो आपके सारे घर में सारा दिन पानी इस्तेमाल होना है उसे बॉयल करें, जब बबल बनना शुरू हो जाए उसके बाद 1 मिनट तक बॉयल करते रहें, उसको ठंडा करें, उसको सेव कर लें, उसे इस्तेमाल करें। ये बात होगी। अच्छा दूसरा यह है कि आपके जो खुराक होती है, आपका खाना होता है, वो अच्छा साफ होना चाहिए, आपके बर्तन साफ होने चाहिए, और बच्चों की न्यूट्रिशन पे खास ख्याल रखना है, ठीक है। और स्पेशली स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों के हाथ साफ नहीं होते, इनमें हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइजीन के जितने भी इन चीज़ों का आपने मेन ख्याल रखना होता है। फिर यूजुअली नॉर्मली दही और योगर्ट वगैरह इनका इस्तेमाल करें जो आपसे पहले बात हुई। सही होगा, तो मतलब अपनी डाइट का ध्यान रखें, हाइजीन का ध्यान रखें, और पानी उबला हुआ इस्तेमाल करें। सही हो गया। अच्छा एक बहुत ही फनी सा सवाल हमारे साथ शेयर किया गया, तो वो मैंने कहा मैं वो भी आपसे पूछ रही थी कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर क्या फ्रूट चाट और गोलगप्पे जिस तरह की जो डिशेस हैं तो वो खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, असल में हम यूजुअली क्या होता है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास पानी जो आता है वो इवन फिल्टर का होता है, हम खुद कितने लेजी होते हैं कि उसे बॉयल करने में। आपको क्या लगता है कि अगर आप मार्केट से खा रहे हैं और वो पानी बॉयल होगा, तो अगर आपका दिल करता ही है कि वो चीज़ें इस्तेमाल करने को, तो देखें एक तो आपके सामने बनाना चाहिए, पानी बॉयल इस्तेमाल होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि 5 ईयर से छोटे बच्चों को तो बिल्कुल ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपका अगर दिल करता है, वैसे तो आपको भी मना करते हैं, लेकिन अगर आपका दिल करता है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपकी आंखों के सामने चीज़ें तैयार होनी चाहिए। सही हो गया। अच्छा अब पानी की जब हमने बात किया तो एक तो फिल्टर सिस्टम की हमने बात कर ली, लेकिन जो आपके घर की टैंकियों में पानी होता है, क्या उससे भी हमें जो है वो खतरा हो सकता है इस चीज़ का? बिल्कुल बिल्कुल। वो पानी क्योंकि अगर आपने आपका जो वाटर सोर्स है वो आप वहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो टैंक जो होते हैं वो आपको वासा और इनकी गाइडलाइन होती है, आपने एवरी 3 मंथ उनको क्लीन करवाना होता है उनकी गाइडलाइन के मुताबिक,
ठीक है। और फिर क्या होता है कि यूजुअली अर्ली मॉर्निंग जब इसको ओपन करते हैं तो स्टार्ट में क्योंकि पाइपिंग के अंदर जो पानी होता है वो थोड़ा सा रस्टी होता है, तो आपने टैप को थोड़ी देर ऊपर रखना वेट होता करना है। है। हाँ, और फिर जब क्लियर होना शुरू हो जाए स्टिल आपने उसको बॉयल करना है। सही हो वो use गया, करते ठीक हो गया। और ऑल्सो हम बात करते हैं कि बच्चों से आगे आके बुजुर्गों के ऊपर आ जाते हैं, और शुगर स्पेशली अगर किसी एल्डरली पर्सन को हो तो उसमें ये हालत हो जाए तो व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच कैन बी टेकन? अच्छा, इसमें क्योंकि बीइंग पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट पे जो अडल्ट मेडिसिन वाले हैं वो बेटर रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन मैं बीइंग अ डॉक्टर की बात करता हूँ कि अगर उनका आपको ज़्यादा ख्याल रखना होता है, जैसे बच्चों का ज़्यादा ख्याल रखना होता है, स्पेशली अगर वो कोमॉर्बिडिटी है, साथ कोई डायबिटीज़ है, आपको पता है उनमें इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं। हमारी बॉडी में जो नॉर्मली ब्लड फ्लो होता है वो ज़्यादातर किडनी की तरफ जा रहा होता है, मतलब अगर आप हार्ट एक दफ़ा पंप कर रहा होता है तो उसका मेजर पोर्शन किडनी की तरफ जा रहा होता है। तो अगर वो कोई ऐसी डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह कोई कैरी करते हैं तो वो ऑलरेडी उनके किडनीज और ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। अगर डायरिया हुआ है और स्पेशली 6-8 से ज़्यादा एपिसोड हैं तो वो रीनल शटडाउन की तरफ जा सकते हैं। तो ये आपने ख्याल रखना होता है कि उनको ऐसी सिचुएशन है तो आप उनको डॉक्टर से ज़रूर आप अपने रुजू करें जो उनको रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं। उनकी अगर शुगर का इशू है 1-2 दफ़ा वो चेक करें और उनसे कंसल्ट करें। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। बच्चों के अंदर क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी की लॉस जो होता है ना, वो नॉर्मली क्या होता है कि अगर बच्चा छोटे हैं, बच्चों का ओवरऑल बॉडी में जो फ्लूइड है थोड़ा सा भी लॉस हुआ तो उनका ओवरऑल परसेंटेज में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जैसे इवन के अगर बच्चे का 1 लीटर तक लॉस हुआ, इवन वो उसको शॉक में लेके जा सकता है। तो आपने फौरन से उन चीज़ों को, जैसे डायरिया शुरू होता है, ORS जो है वो मेन खिलाड़ी है, मतलब आपने फौरन ही जो है वो स्टेप ले लेना है, यू डोंट हैव टू वेट कि नहीं ये पूरी ठीक हो जाएगा। सही। और इज दिस, जो मैं पूछने जा रही हूँ, इज दिस अ मिथ और इज इट एक्चुअल थिंग कि एंटीबायोटिक के हर कोर्स के बाद देयर इज अ पीरियड ऑफ डायरिया? अच्छा, बिल्कुल हर बच्चे में नहीं होता। बाज़ बच्चों को कुछ ड्रग्स से एलर्जी होती है, उससे ये हो जाता है, लेकिन यूजुअली जिनमें हर कोर्स के बाद, हर तरह की एंटीबायोटिक के बाद हो रहा होता है, वो इस वजह से होता है वो एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहा होता है उनके अंदर। और एंटीबायोटिक जैसे मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया है कि सिर्फ बैड बैक्टीरिया को किल नहीं करते, वो गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं। और वो जो डायरिया को रोके हुए गुड बैक्टीरिया थे वो भी किल हो गए, तो उससे फिर एपिसोड होता है। इसको हम यूजुअली फिर प्रोबायोटिक और इन चीज़ों से डील करते हैं। सही हो गया। एंड ऑल्सो दांत निकलने के टाइम पे क्या डायरिया होता है? इज दिस अ मिथ और इज इट एन एक्चुअलिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर दूसरे पेरेंट का ये क्वेश्चन होता है, बल्कि वो हमें आके बता रहे होते हैं, डॉक्टर साहब हमें पता है ये कि ये दांत निकल रहे हैं और दांत निकलते हैं जब तो डायरिया होता है। अच्छा, 2 चीज़ें हैं, समहाउ इट इज़ राइट और दूसरे एंड पे इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। दांतों का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है डायरिया से, ना ही दांतों के अंदर से कोई ऐसी चीज़ निकलती है जो डायरिया करती है। क्या होता है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल हम अडल्ट हैं तो हमारा जब कभी कोई इशू होता है दांत का तो हम सारा दिन उस साइड पे जुबान लगाते रहते हैं। तो बच्चों में क्या होता है कि जब दांत निकल रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जब इरिटेशन होती है तो वो मुंह में हाथ मारते हैं, तो देन समझ लें कि दे आर कैरिंग जर्म टू द बॉडी, तो इन्फेक्शन, तो वो बार बार इससे वजह से हो रहा है। अच्छा, इसमें मेंशन करने की ये जरूरत है कि पेरेंट्स यूजुअली इसको नॉर्मल चीज समझ रहे होते हैं कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, थोड़ा सा भी फ्लूइड लॉस उनको फेटल कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ लेके जा सकता है। तो आपने इसको लाइट नहीं लेना, आपने ORS फिर भी शुरू कर देना है, जिंक फिर भी देना है, हैंड वॉश 4-5 दफा दिन में करने हैं, साफ पानी इस्तेमाल करना है और दही भी आपको यूज करना है। एंड वी हैव अदर फनी मिथ्स एज वेल विद अस। नजर लग गई, क्या इसकी वजह से भी डायरिया होता है? दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। हमारा असल में ये है, कल्चर ऐसा है। अच्छा, नजर लग गई का आमतौर पे तोड़ ये होता है कि दम करवाया जाए, ठीक है, और बाकी चीजें की जाए। अच्छा, दम और इन चीजों के हम हरगिज खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके
बदले में ORS या जिंक डले नहीं होना मेडिकल चाहिए। एस्पेक्ट्स को नहीं कॉम्प्रोमाइज करना। अच्छा, वो जरूर करवाएं। मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए, दोनों ही साथ कर लें Of course। ताकि आपकी भी वो चीज क्लियर हो जाए। और दूसरे नंबर पे हमारे एंड पे ये है कि बच्चा डिहाइड्रेटेड ना हो इस चक्कर में कि सिर्फ दम, अक्सर आमतौर पे बात होता है कि आपने सब दवाइयां छोड़ देनी है जी, ये दम है इससे सही हो जाए। आपको पता होना चाहिए आपके बच्चे में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो रही है, वो आपने नहीं होने देनी। दम करवाएं, 100 दफा करवाएं, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं जी। सही हो गया। अच्छा, ऑल्सो देयर इज अ क्वेश्चन कि सौंफ और अर्क के गुलाब का इस्तेमाल जो है वो भी डायरिया को रोकने में जो है वो अपना पार्ट प्ले करता है। इज दैट ट्रू? अच्छा, ये सारी मिथ हैं। आमतौर पे थोड़ा सा बाज़ बात ये होता है, जो क्रैम्प्स होते हैं वो थोड़े से रुक सकते हैं। अगेन वही बात है, इस चक्कर में आप ORS और जिंक वगैरह को डिले नहीं कर सकते। आपने वो चीज़ें देनी है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। तो ये जो इनका यूज़ है, इट्स अ मिथ, आप इस पे इनका खास रोल नहीं। सही हो गया। वी हैव अ फ्यू मोर क्वेश्चंस, उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। बार बार डायरिया के एपिसोड्स होने से क्या बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ पे कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, ऐसा है कि अगर तो बच्चे को बार बार डायरिया हो रहा है तो उससे उसको एक तो हमें रीज़न देखनी चाहिए कि क्या सोर्स है, क्योंकि ये तो 100% है। देखें, डायरिया होने से क्या होता है कि खुराक की नाली की हरकत बहुत तेज़ होती है और इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अब्जॉर्प्शन हो सके उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स की, जिसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता पहले बच्चे का वजन कम होता है। अगर किसी में प्रलॉन्ग चल रहा है तो उसकी ओवरऑल हाइट भी कम होना चाहिए और दूसरे बच्चों से वो पीछे रहना शुरू हो जाता है। ये चीज़ तो है, 100% है। अच्छा, इसमें आपने करना कि अगर किसी बच्चे को ये बार बार हो रहा है तो उसको रीज़न ढूंढनी है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो फर्स्ट 5 इयर्स हैं, अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके एंड पे सिर्फ बात यह है कि वो इन्वेस्ट ही फर्स्ट 5 इयर्स पे करते हैं ज़्यादा। सही हो गया। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट लेटर ऑन पे बैक करती है जब बच्चा माशरे का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है और उस वक्त उसका IQ लेवल डिफरेंट होता है, वो एक प्रोडक्टिव पार्ट होता है माशरे का। हम अगर क्या होता है फर्स्ट 5 इयर्स पे ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो लेटर हम कहते हैं सही होगा, चलिए वक्ती तौर पे वो चीज़ें समहाउ ठीक हो भी जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है क्योंकि फाउंडेशन ही जी बिल्कुल नहीं है। तो हम उस चीज़ को उस वक्त और नाम दे रहे होते हैं जी बचपन से ही ऐसा है, लेकिन एग्जैक्टली हमने वहाँ स्टेप्स नहीं लिए। हमें वहाँ से स्टेप्स लेने हैं, उसको रूल आउट करना है। हाँ, व्हाटएवर जिस तरह का डायरिया है उसमें आपको ये चीज़ें रिप्लेस करनी होती हैं और उसकी प्रॉपर आपको अपने मालिज से इलाज करवाना होता है। सही हो गया। अच्छा, देयर इज अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल जो कि डॉक्टर्स इसका काम लेते हैं उसका, एंड दैट इज IMNCI। व्हाट इज दैट? अच्छा, IMNCI ना बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है न्यूनेट्स की और ये जो चाइल्डहुड होते हैं इनकी डिफरेंट इलनेस की। सही। अच्छा, इसके अंदर 800 जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से एक समझ लें प्रोटोकॉल्स बना दिए गए हैं। उसके अंदर क्योंकि हम डायरिया पे बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट सबसे डायरिया है। जैसे मैंने मेंशन किया है कि डिवाइड किया हुआ है डिहाइड्रेशन के प्रोटोकॉल को, जैसे सम डिहाइड्रेशन, नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन एंड सीवियर डिहाइड्रेशन। अच्छा, इनकी डीलिंग सेट प्रोटोकॉल्स के मुताबिक ही जैसे गवर्नमेंट ने सेट किए हुए हैं, ये डॉक्टर भी यूज़ कर रहे होते हैं, ये LHVs भी यूज़ कर रही होती हैं और उन्हीं के सेट प्रोटोकॉल से ही बच्चों को ट्रीट किया जाए। इवन के इसके अंदर जो इन्फेक्टिव डायरिया हो जाता है, डायसेंट्री हो जाती है, तो ये सेट प्रोटोकॉल्स हैं जो आपके जो गवर्नमेंट है इसने इवन बेसिक लेवल पे ये जो आपके पास हेल्थ क्लिनिक्स हैं, मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और मुख्तलिफ किस्म के जो हर जगह पे है, तो वहाँ पे ये इसी प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पे जिंक भी मौजूद होता है, वहाँ पे ORS भी मौजूद होता है और इसी प्रोटोकॉल से ही चीज़ें दी जाती हैं। और ये बहुत असल इसमें ये ना बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स लाइफ को आसान कर देते हैं। जैसे अगर आप इसका मकसद क्या है, इसका मकसद इस बनाने का मकसद ये है कि लोग क्वैक्स के पास ना जाएं। अब वो वहाँ जाते हैं, उससे क्या होता है, आमतौर पे मेरी इल्तिजा है लोगों से इस रेफरेंस से कि आप इस मामले में कभी क्वैकरी को परसू ना करें। आपके पास क्लिनिक हैं वहाँ मुख्तलिफ जगह पे, मरियम नवाज क्लिनिक है, इसके अलावा मुख्तलिफ रूरल एरियाज में ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स, हाँ वहाँ पे डॉक्टर मौजूद है और वहाँ पे फिर फ्री मेडिसिन भी है और ऑथेंटिक मेडिसिन है। आपके पैसे भी बचेंगे, आपको इफेक्टिव ट्रीटमेंट भी मिलेगी। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल सेट प्रोटोकॉल है जिसमें हर किसी को किसी किस्म की मुश्किल नहीं। दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ओनली लिमिटेड टू, मतलब ये यहाँ का ही एक
एक प्रोटोकॉल बनाया गया या इज इट समथिंग दैट व्हिच अलाइंस टू यूनिवर्सल प्रोटोकॉल? अब बेसिकली ये अपनी सेटिंग्स के मुताबिक है ना, तो ये हमारा बेसिकली अपनी गवर्नमेंट। अच्छा, एक आखिरी सवाल बिफोर वी एंड मूव ऑन टुवर्ड्स आवर एंडिंग कमेंट्स, और वो ये है कि बिकॉज इफ इन केस ये इन्फेक्शियस वजूहात की वजह से हो गया, तो क्या ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकता है? बिल्कुल। इसमें जब एक घर का फर्द है तो उसमें अगर उसको ये प्रॉब्लम हुआ है तो ये बिल्कुल, और मेन कॉज हाइजीन का बिल्कुल। अब इसमें भी इसको रोकना कैसे है, वही जो हाइजीन मेजर्स हैं। आपने जिसको अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो उसको बजाय उसको स्प्रेड करने के उसको अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट करना, ठीक है। उसमें उसको अपना सोप, उसको अपना टॉवल और वॉशरूम तरह उसको चीज़ें सेपरेट, क्योंकि खास सेट ड्यूरेशन है 3 to 5 डेज, उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं, उसमें आपने एहतियात करनी होती है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इनसाइट्स। योर एंडिंग कमेंट्स कमिंग टुवर्ड्स के, क्योंकि मॉनसून इज कमिंग और इसका सारा का सारा जो है वो एक ट्रबल हमारे सरों पे आएगा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, मेरा एंड पे सिर्फ यही पैगाम है कि सबसे पहले तो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स बताई गई हैं, स्पेशली हैंड वाशिंग, पानी बॉईल करके इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें और बच्चों की ट्रेनिंग करें टॉयलेट से पहले और उसके बाद हैंड वाश की। और इन केस अगर किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाता है तो आप ORS का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें और अपने जो मालिज है उससे रब्ता करें। आपके पास सेंटर्स हैं, आप मुख्तलिफ गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं, वहाँ अथेंटिक डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाएँ, अथेंटिक मेडिसिन लें। सही हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर वसीम फॉर बीइंग विद अस टुडे, और इतने आपने इनसाइट्स हमें दिए एंड यू हैव हेल्प्ड अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग। आई होप के आवर लिसनर्स एंड आवर व्यूअर्स आर बोथ हैव गॉटन द बेनिफिट आउट ऑफ इट। सुनते रहिएगा FM सेहत ज़िंदगी 103.8।